Fern test. Fern-like appearance of cervical mucus by microscopic examination indicate a positive Fern test. रिस्पॉन्सिबल हार्मोन इसके लिए एस्ट्रोजन होता है, और यहाँ पे जो फर्न टेस्ट जिसमें करते हैं जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन एस्ट्रोजन रहता है, और सर्वाइकल फर्न लाइक अपीयरेंस ऑफ सर्वाइकल म्यूकस की यहाँ पे एक माइक्रोस्कोपिक एग्जामिन करते हैं, और इस तरह से ये फर्न सर्वाइकल म्यूकस का अपीयरेंस रहता है फर्न लाइक। और यहाँ पे फर्न टेस्ट क्यों कर रहे हैं फर्न टेस्ट? टू डिटेक्ट ओव्यूलेशन, इनफर्टिलिटी और एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज के लिए, है ना। ये रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के केस में जो एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज होता है उस टाइम पे प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन जो है टू असेस फीटल हार्ट रेट होता है। और यहाँ पर छोटा सा और है इसी फर्न टेस्ट के नीचे ही कि अगर ये प्रोम है, प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है, तो उस केस में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी? तो प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के केस में सबसे पहले तो फीटल हार्ट रेट असेस करेंगे, देन बिफोर एंड आफ्टर ओव्यूलेशन सर्वाइकल म्यूकस थिन, बिफोर एंड आफ्टर जो है ओव्यूलेशन के पहले और बाद में जो सर्वाइकल म्यूकस जो रहता है वो थिन, वाटरी एंड एक स्टेपी एक लाइक अपीयरेंस आता है, बट एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन इट इज़ ये हो जाता है, एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन ये थिक हो जाता है ना, स्ट्रैक्टिंग एंड द नॉन टेरेबल हो जाती है। और बाकी ऐसे बिफोर एंड आफ्टर ओव्यूलेशन कैसे रहेगी? थिक रहेगी, थिन टाइप की थिक और वाटरी रहेगी, और वो इजीली ब्रेक हो जाएगी, लेकिन वो द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन ये बिल्कुल एकदम थिक हो जाती है एंड नॉन टेरेबल रहती है, स्ट्रेच हो जाएगी लेकिन टेयर नहीं होगी। और यहाँ पर एक शिलर टेस्ट है, तो यहाँ भी फंडस के अंदर ये देखिए अपन, तो अभी इसका है नेक्स्ट है, देखते हैं स्टमक। ये सबसे पहले अपन ये देखे थे ना, कि ये वाला पोर्शन ये फंडस वाला है, बॉडी है, स्थमस है, और ये सर्विक्स है। तो ये 1 से 1 सेंटीमीटर रहेगा ये फंडस वाला रीजन, 5 सेंटीमीटर ये बॉडी वाला रीजन रहता है, 0.5 सेंटीमीटर ये स्थमस रहेगा। और तो अपन इसको पढ़ेंगे, स्थमस वाले रीजन को पढ़ेंगे अभी। और ये सर्विक्स है जो 2.5 सेंटीमीटर है, जिसमें अपन ये वाला रीजन इंटरनल हो जाता है और ये वाला एक्सटर्नल हो जाएगा। स्थमस जो होता है ये एक कनेक्टर होता है किसके बीच में? बॉडी और सर्विक्स के बीच में। तो साइज इसकी 0.5 सेंटीमीटर होती है। इट इज़ अ नैरो पार्ट कनेक्ट द सर्विक्स एंड द यूट्राइन कैविटी और बॉडी ऑफ यूट्रस। सो और इसका लोअर जो यूट्राइन सेगमेंट होता है वो स्टार्ट होता है स्थमस से। और ये यूट्राइन बॉडी है जो कितना पढ़े थे, बॉडी 5 सेंटीमीटर लिए हैं, एवरेज यही 3.5 सेंटीमीटर के आसपास रहेगा। और यहाँ पर जो इम्प्लांटेशन अकर द कहाँ इम्प्लांट कहाँ पर होता है ना, सो फिजियोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ uterus is uterine body is a physiologically important part of uterus because the implantation occurs either here and fertilization product development। तो यहाँ पर जो इम्प्लांटेशन है अकर एट द कहाँ पर रहेगा? अपर एंड पोस्टीरियर वॉल, अपर ऊपर के साइड में और पीछे के साइड पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्राइन कैविटी एंड बॉडी नियर द फंडस। प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन पूरा एंडोमेट्रियम लेयर में भी नहीं होता है, सिर्फ स्पॉन्जी लेयर तक ही इम्प्लांट होता है।
प्लेसेंटा जैसे ये इम्प्लांट होगा भी तो इसके जो लेयर्स हैं लाइक प्लेसेंटा जैसे इम्प्लांट हो भी रहा है तो इसका जैसे ये लेयर है, ये सबसे इनर वाला एंडोमेट्रियम हुआ, देन मिडिल वाला मायोमेट्रियम हो गया, और ये जो है ये इसको जो पेरीमेट्रियम है इसी को अपन ये पेरीमेट्रियम वाला रीजन है। तो और ये जो सिरोसा लेयर भी यही है और पेरीमेट्रियम वाला रीजन भी यही है। तो यहाँ पर जो बता रहे हैं कि प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन जो है पूरा एंडोमेट्रियम तक भी नहीं हो रहा है करके, सिर्फ एक स्पॉन्जी लेयर में ही स्पॉन्जी लेयर तक ही जा रहा है। तो जैसे स्पॉन्जी लेयर तक ही जा रहा है प्लेसेंटा जो है, तो इसलिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ इसको ले रहे हैं अपन, ये आउटर मोस्ट लेयर पेरीमेट्रियम, फिर ये मिडिल मोस्ट लेयर मायोमेट्रियम, और जो ये एंडोमेट्रियम है एंडोमेट्रियम जो है ये बेसालिस, स्पॉन्जी और कॉम्पैक्ट लेयर, ये 3 लेयर में जैसे डिवाइड कर रहे हैं तो एंडोमेट्रियम को। तो यहाँ पर ये जो डेसिडुआ जो प्लेसेंटा डेसिडुआ एंडोमेट्रियम जो डेसिडुआ में कन्वर्ट होता है, तो ये जो सिर्फ एक कॉम्पैक्ट लेयर वाला रीजन ही डेसिडुआ में कन्वर्ट होगा, पूरा लेयर। इसलिए ये प्लेसेंटा जो है पूरे इनर लेयर तक भी नहीं जाता है, एक स्पॉन्जी लेयर तक ही, कॉम्पैक्ट स्पॉन्जी लेयर तक ही इसका प्लेसेंटा का नॉर्मल इम्प्लांटेशन रहता है डेसिडुआ का। तभी तो ये जनरली जो नॉर्मल इम्प्लांटेशन है, जनरली इम्प्लांटेशन अकर इन द प्लेसेंटा टिल द एक कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी लेयर तक ही यहाँ पर ये इम्प्लांट होता है एंडोमेट्रियम के। सो दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा। और बाकी ये चीज़ें एबनॉर्मलिटी में आ जाती है, प्लेसेंटा एक्रीटा है, इनक्रीटा है और परक्रीटा। तो ये मोस्ट कॉमन 70% ही होता है जिसमें प्लेसेंटा जो है एबनॉर्मली डीप अप टू द डेसिडुआ बेसिलिस लेयर तक चला जाएगा, यहाँ तक। जैसे ये हमारा वही बताइए, ये एंडोमेट्रियम वाला है, ये मायोमेट्रियम है बीच वाला, और ये इनर मोस्ट जिसको आउटर मोस्ट जैसे भी ले, तो ये वाला सिरोसा लेयर जो पेरिटोनियम या स्टमक लेयर से ये चीज़ कनेक्टेड है, तो के साइड रहती है, कनेक्टेड नहीं रहती। तो इसमें से ये जो एंडोमेट्रियम वाला ये पोर्शन ना, यहाँ पर ये अंदर से है ना, अंदर से ये चीज़ रहेगा, इनर टू आउटर जो है बेसालिस, स्पॉन्जी और कॉम्पैक्ट लेयर में ये डिवाइडेड है। लेकिन यहाँ पर ये बोल रहे हैं जो प्लेसेंटा एक्रीटा का केस है जो 70% मोस्ट कॉमन जा रहा है, तो एबनॉर्मली इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा डीप अप टू द डेसिडुआ, ये बेसालिस तक नॉर्मली इम्प्लांटेशन कहाँ पर अपन लिए हैं, ये स्पॉन्जी लेयर तक नॉर्मली इम्प्लांटेशन रहता है प्लेसेंटा का। लेकिन एक्रीटा के केस में ये जो है बेसिलिस लेयर तक चला जाएगा, वो चीज़ है प्लेसेंटा एक्रीटा, और 70% मोस्ट कॉमन रहता है। और यहाँ पर रिस्क रहती है ब्लीडिंग, पीपीएच की रिस्क रहती है। वहीं अगर इनक्रीटा में देखें तो 15% रहता है, और यहाँ पर प्लेसेंटा इम्प्लांट डीप अप टू द, अब यहाँ पर क्या हो रहा था, प्लेसेंटा एक्रीटा के केस में बेसिलिस लेयर तक ये इम्प्लांट हो रहा था, लेकिन प्लेसेंटा इनक्रीटा में ये थोड़ा और डीप इम्प्लांट होगा, कहाँ तक जाएगा, मायोमेट्रियम लेयर तक वो डीप इम्प्लांट हो जाएगा। तो यहाँ पर तो रिस्क ऑफ पीपीएच यहाँ पर भी रहेगा। जब एक वो चीज़ सेपरेट होगी, प्लेसेंटल सेपरेशन होगा, तो एक गश ऑफ ब्लड जो है वो काफ़ी फास्ट रहेगा एंड हाई अमाउंट में ब्लीडिंग रहेगी। यहाँ पे जितने वो डीप इम्प्लांटेशन उतना डीप टीयर होगा लेयर, अंदर का लेयर वेसल्स जो है। अब बच गया है प्लेसेंटा परक्रीटा। पहले देखे एक्रीटा, इनक्रीटा, देन लास्ट परक्रीटा। जो ये रेयर है, 5% ही होती है, लेकिन ये मोस्ट डेंजरस कंडीशन है। अब यहाँ पर जो है जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटल इम्प्लांटेशन जो डीप अप टू द पेरीमेट्रियम, डीप अप टू द पेरीमेट्रियम और होल यूट्राइन वॉल में यहाँ पर इम्प्लांट कर जाता है एंड तक, यहाँ तक पूरे एंड तक ये जो ये वाला जो लेयर है ये इसको पकड़ लेगा, ये जो प्लेसेंटा है डीप अप टू द। तो
यहाँ पर ये मोस्ट डेंजरस कंडीशन है, और ये यहाँ पर तो पीपीएच का रिस्क रहेगा ही, और यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ यूट्रस भी आपको सीन होगा। और मैनेजमेंट में हिस्टेक्टोमी ही इसका मैनेजमेंट है। और जैसे कि एक एंगल ऑफ यूट्रस भी अपन देखते हैं, एंटी वर्जन और एंटी फ्लैक्शन। तो एंटी वर्जन एंटी फ्लैक्शन कुछ इस तरह से होता है। अब एंटी वर्जन का ये है, कैसे रहेगा, वी फॉर वर्जन एंड वी फॉर वेजाइना। और तो इसका जो लिंक है कैसे अपन याद करेंगे कि एंगल बिटवीन दी यूट्राइन कैविटी एंड सर्विक्स। एंटी यहाँ पर जो है एंटी जैसे वर्जन है तो इसका एंगल जो है 90 रहेगा। तो यहाँ पर जो कनेक्शन है किसके किसके बीच रहेगा, बिटवीन दी वेजाइना एंड सर्विक्स के बीच यहाँ पर एंगल बनेगा। और एंटी फ्लेक्शन जो है यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पर जो है एंगल जो रहेगा यूट्राइन कैविटी और सर्विक्स के बीच रहेगा। दोनों के केस में सर्विक्स के थ्रू ही दोनों में एंगल बन रहे हैं। एक जगह पे अपन वर्जन के केस में अपन सर्विक्स का कनेक्शन देखते हैं वेजाइना के साथ में, और यहाँ पर एंटी फ्लेक्शन में सर्विक्स का ही अपन जो है ये कनेक्शन देखते हैं किसके साथ में, यूट्राइन कैविटी के साथ में। तो यूट्राइन कैविटी का है ये फ्लैक्शन जो है ये थोड़ी एक्सटेंडेड वाला रीज़न रहेगा, क्योंकि ये उतनी क्योंकि ये वाला एंडिंग वाला रीज़न नीचे तक ज़्यादा जाता है, इसलिए एंगल यहाँ पे ज़्यादा बनने का है एंटी फ्लैक्शन के केस में। और यहाँ पर एंटी वर्जन के केस में अपन वेजाइना का देख रहे हैं, वेजाइना का एंगल ले रहे हैं, सर्विक्स के रिगार्डिंग वेजाइना का एंगल देख रहे हैं। तो ये जो है मोर ज़्यादा फ्लेक्स्ड है, इसलिए एंगल भी यहाँ पर कम रहेगा। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पर कुछ साइन है, हार्टमैन साइन, हार्टमैन सॉल्यूशन। एक ह्यूमन साइन देख लेते हैं। ह्यूमन साइन जो है ये होता है डॉर्सी फ्लैक्शन ऑफ सोल कैन कॉज कार एंड हैमस्ट्रिंग मसल पेन सीन इन डीप वेन डीवीटी के केस में, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के केस में क्या होता है, ह्यूमन साइन देखने को मिलता है अपने को, ह्यूमन साइन डीवीटी के केस में। तो यहाँ पर जो सोल है वो डॉर्सी फ्लैक्स होगा, मतलब ये जैसे सोल है तो इसका इस तरह से डॉर्सम के साइड में यहाँ पे उसका एंगल कम होगा, फ्लैक्शन रहेगा सोल का। और जो कि कहाँ इस तरह से अगर करते हैं तो डॉर्सी फ्लैक्शन करते हैं सोल का, लेग का, तो उसकी वजह से जो हैमस्ट्रिंग और काफ मसल है वहाँ पर पेन होगा। ठीक है, काफ मसल पे पर सीवियर पेन होता है। ये किसके केस में रहेगा, डीवीटी के केस में सीन होगा। ठीक है, अब फंडस में थोड़ा सा देख लेते हैं। फंडस को और क्या बोलते हैं, इसकी लेंथ अपन कितनी देखें, 1 2, ये क्या होती है, टॉप अपर मोस्ट पार्ट होती है यूट्रस की, विच फाउंड अबव द फैलोपियन ट्यूब। ओके, कैविटी, हाँ, हेल्प इन द इम्प्लांटेशन and near the uterine opening of fundus there is a some oxytocin यहाँ पे sensitive। ये जैसे फंडस है ना, ये है, तो इस वाले नियर द क्या होता है, नियर सेंसिटिव, हाँ, ऑक्सीटोसिन, सम ऑक्सीटोसिन सेंसिटिविटी सेल आर फाउंड, है ना, नियर द यूट्राइन ओपनिंग। ये वाला है यूट्राइन ओपनिंग है ये वाला। तो इस साइड में क्या होता है, ऑक्सीटोसिन सेंसिटिविटी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं इस साइड में। तो उसको क्या बोलते हैं, ट्यूबल ऑस्टिया या कोरोना ऑफ यूट्रस बोलते हैं इस चीज़ को। ठीक है, इस साइड ओपनिंग पे, ट्यूबल ओपनिंग पे इधर बोलो या इस तरह से। तो ट्यूबल ऑस्टिया या कोरोना ऑफ यूट्रस या पेस मेकर ऑफ यूट्रस भी बोलते हैं, जो
क्या कॉज करता है? ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर होते हैं ये, ऑक्सीटोसिन सेंसिटिव सेल्स होते हैं। और यहाँ पर भी इसके लेयर्स हैं यूट्रस के, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। तो पेरीमेट्रियम वही सिरोसा वाली लेयर है, और पेरिटोनियम प्रोटेक्शन ऑफ यूट्रस, एंड मायोमेट्रियम ये कॉन्ट्रैक्टाइल लेयर हो जाती है, मिडिल मोस्ट लेयर है, ठीक है। और एंडोमेट्रियम जो होता है एंडोमेट्रियम डेवलपमेंट ऑफ यूट्राइन कैविटी लाइक फैलोपियन डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम आउटसाइड द यूटेराइन कैविटी या आउटसाइड ए एंडोमेट्रियम outside the uterine cavity like fallopian tube, ovary cause in यहाँ पर होता है endometritis is inflammation of endometrium during the pregnancy endometrium। हाँ, during pregnancy ये चीज़ जो है endometrium जो है डेसिडुआ में कन्वर्ट हो जाती है। एंड endometrium have 2 layers, 2 लेयर होती है, एक स्ट्रेटम बेसालिस होती है और एक स्ट्रेटम फंक्शनैलिस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेटम बेसालिस को बोलते हैं आउटर मोस्ट लेयर होती है ये, एंड विच गिव राइजेस टू स्ट्रेटम फंक्शनैलिस एट द टाइम ऑफ एमसी। एंड द स्ट्रेटम जो फंक्शनैलिस होती है, सो इट इज़ अ इनर मोस्ट लेयर होती है। एंड ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंडोमेट्रियम जो होती है विच शेड आउट ड्यूरिंग द शेड आउट होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे, और शेड आउट हो जाती है स्ट्रेटम फंक्शनैलिस जो है ना, और यही जो है उसको स्ट्रेटम बेसालिस उसको क्या करती है, गिव राइजेस टू द स्ट्रेटम फंक्शनैलिस एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड यहाँ पर पेरिटोनियल कवरिंग ऑफ यूट्रस, कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे कि लिवो रोटेशन, डेक्स्ट्रो रोटेशन क्या होता है यूट्रस का, और यहाँ पर जो कैविटी के बेसिस पे कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि ये हुआ यूरिनरी ब्लैडर हुआ यहाँ पे, और ये हो गया यूट्रस, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर यूट्रस हो गया। उसके बाद ये हो गया पीछे यहाँ से रेक्टम बना दिए आ गया। तो इन चीज़ों के बीच में, ऑर्गन्स के बीच में देखो कैविटी बन रही है, एम्प्टी कैविटीज़ यहाँ पे। अब यूट्रस रेक्टम के बीच में खाली कैविटी है, ब्लैडर यूट्रस के बीच में एक खाली ये वाला कैविटी है। तो अगर यूट्रस और रेक्टम के बीच वाली कैविटी को बोलते हैं रेक्टो यूटेराइन पाउच, जिसको पाउच ऑफ डगलस बोलते हैं या कुल्डो सैक भी बोलते हैं। और यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस के बीच में जो कैविटी होती है उसको वेसिको यूटेराइन पाउच बोलते हैं। पाउच ऑफ डगलस तो उसके के बीच को बोलेंगे, जो रेक्टम और यूट्रस के बीच वाली जो कैविटी है ना, वो पाउच ऑफ डगलस है। और यहाँ पर वेसिको यूटेराइन पाउच वही है, कनेक्शन बिटवीन द, तो दिस इज पेरिटोनियल पाउच है, बिटवीन पेरिटोनियल पाउचेस है बिटवीन किसके किसके बीच में, ब्लैडर यूट्रस के बीच में। रेक्टो यूटेराइन पाउच है किसके, या वही पाउच ऑफ डगलस है, पुल्डोसेक है किसके बीच में, यूट्रस रेक्टम के बीच में। पुल्डोसेंटेसिस है रिमूवल ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द पुल्डोसेक। एंड यूट्रस का एक लिवो रोटेशन ऑर्गन होता है यूट्रस जो है यहाँ पे। यूट्रस इज ए लिवो रोटेशन ऑर्गन। लिवो रोटेशन मतलब एक लेफ्ट साइड पे देखो, लिवो रोटेशन एल से लिवो रोटेशन एंड एल से लेफ्ट साइड पे रोटेशन रहेगा ऑर्गन का। तो ये यूट्रस ना एक लिवो रोटेशन ऑर्गन ही है ये। और डेक्स्ट्रो रोटेशन मतलब रहता है राइट साइड रोटेशन ऑफ ऑर्गन।
तो एक सुपाइन अब हाइपोटेंशन सिंड्रोम क्या होता है देख लेते हैं। सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम, सो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी and a female become in supine position, supine hypotension syndrome, तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड फीमेल बिकम क्या होती है सुपाइन पोजिशन में रहती है, सो रिजल्ट इन डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ ग्रेविड यूट्रस, so which compress the inferior vena cava, so decrease the venous return to the heart, called supine hypotension syndrome। जब प्रेगनेंसी के टाइम पे फीमेल जो है सुपाइन पोजीशन में होती है तो डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ ग्रेविड यूट्रस रहता है, डेक्स्ट्रो रोटेशन राइट साइड पे होता है, सो क्या करती है वो विच कंप्रेसेस द इंफीरियर वेना कावा, सो डिक्रीज वीनस, उसकी वजह से क्या होता है वीनस रिटर्न डिक्रीज होता है और सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम सीन होता है। इसलिए और वहाँ पर जो है सुपाइन अगर हाइपोटेंशन है और तो वर्टिगो नॉशिया वोमिटिंग इसको फील होगा और मैनेजमेंट रहता है अवॉइड सुपाइन पोजीशन एंड प्रोवाइड द लेफ्ट लैटरल पोजीशन अपने को देना रहता है। सो वही है सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फीमेल बिकम इन सुपाइन पोजीशन, रिजल्ट इन सुपाइन में होने से डेक्स्ट्रो रोटेशन वो हो जाता है, रोटेटेड हो जाता है ग्रेविड यूट्रस, सो विच कंप्रेसेस द इंफीरियर वेना कावा, सो डिक्रीज द वीनस रिटर्न टू द हार्ट, कॉल्ड सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। Types of hysterectomy है, it is a surgical removal of uterus, vaginal hysterectomy है, abdominal hysterectomy, देखो यहाँ पे कोचर्स इंसीजन जो लगता है वो गॉल कुछ इंसीजन्स है यहाँ पे, फेनेस्ट्रियल इंसीजन जो है लसीयस हिस्टेक्टोमी के केस में लगाते हैं, कोचर इंसीजन गॉल ब्लैडर सर्जरी के केस में लगता है, मैकबर्नी लैंस इंसीजन जो है एपेंडेक्टोमी के केस में लगता है, और रूफ टॉप इंसीजन या शिवरॉन इंसीजन ये कंप्लीट गैस्ट्रेक्टोमी या इसोफेगोटोमी में लगाते हैं, और रदरफोर्ड मॉरिसन इंसीजन जो है ये सिग्माइडोस्कोपी के सीन में लगाते हैं। यहाँ पे कोचर इंसीजन लग रहा है गॉल ब्लैडर के केस में, और मैकबर्नी पॉइंट जैसे अपेंडिसाइटिस में रहता है तो मैकबर्नी इंसीजन या लेंस इंसीजन जो है अपेंडिसाइटिस में लगेगा, और रूफ टॉप इंसीजन इस टाइप का रहता है जो इसमें लगेगा गैस्ट्रेक्टोमी के केस में लगेगा। एनाटॉमिकल प्रॉब्लम यूट्रस की क्या क्या एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है, तो यूट्रस में अपने को सीन होता है यूट्राइन डायडेल्फस, दो टाइप का रहता है एनाटॉमिकल प्रॉब्लम यूट्रस का, यूट्राइन डायडेल्फस एंड बाइकॉर्नुएट यूट्रस। तो यूट्राइन डायडेल्फस जो है ये भी दो टाइप का रहता है, यूटेराइन डायडेल्फस बाइकोलिस एंड यूटेराइन डायडेल्फस यूनिकोलिस एंड बाइकॉर्नुएट यूट्रस, इट इज द फंडस ऑफ बाइकॉर्नुएट यूट्रस में फंडस यहाँ पे डिप्रेस्ड होगा फ्रॉम टॉप से, डायडेल्फस यूनिकोलिस सिंगल वेजाइना प्रेजेंट होगा, यूटेराइन यूनिकोलस में सिंगल वेजाइना प्रेजेंट होगा, और यूटेराइन डायडेल्फस बाइकोलस में रहेगा टू वेजाइना सीन रहेगा। फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट
और यूट्राइन ट्यूब जो होता है ये, दिस आर द ट्यूब लाइक एक्सटेंशन फ्रॉम द यूट्रस इन द बोथ साइड, एंड यहाँ पर 10 सेंटीमीटर रहेगा। अच्छा, ईच साइड रहता है क्या? फैलोपियन ट्यूब में पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब 4 पार्ट होते हैं। इनफंडिबुलम तो इधर वाला है, सबसे नीचे वाला। देन ये है इंटरस्टिशियल ट्यूब, दिस इज स्थमस एंड एम्पुला। तो 5 सेंटीमीटर तो एम्पुला होगा। स्थमस जो रहता है, जो एम्पुला के पहले है, वो रहता है 2.5, आधी कर देंगे। देन इंटरस्टिशियल जो नर्वस पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का, तो वो 1.25 सेंटीमीटर हो जाएगा इंटरस्टिशियल। एंड इनफंडिबुलम जो लास्ट वाला है वो भी 1.25 रहेगा, 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर स्थमस जो होता है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है। सबसे पहले जो इंटरस्टिशियल है 1.25 सेंटीमीटर है, ये डाया 1 mm है, नैरोवेस्ट स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। स्थमस जो है ये लेंथ 2.5 सेंटीमीटर है, डाया 2 mm है। ठीक है, एम्पुला जो है लेंथ 5 सेंटीमीटर है, डाया 8 to 1 सेंटीमीटर है इसकी डाया। लेंथ ज़्यादा है, इसकी डाया कम है एम्पुला की ना। लार्जेस्ट पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का, वाइडेस्ट पार्ट इन द मोस्ट कॉमन साइड ऑफ फर्टिलाइजेशन, टॉपिक प्रेगनेंसी, ट्यूबल एबॉर्शन, ये सारी चीज़ें एम्पुला में ही होती है। इनफंडिबुलम जो है 1.25 सेंटीमीटर है। इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, एंड यहाँ पे एट द एंड ऑफ द फैलोपियन ट्यूब दिस इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्बरी, एंड वन फिम्बरी एक्सटेंड ovum travel 3-4 centimeter to reach ampulla, and sperm travel 13 to 14 centimeter to reach the ampulla. यहाँ पर लेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब है, और क्या है, पैग सेल। देन ओवरी स्टार्ट होगा, फैलोपियन ट्यूब ना। ये सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल जो है, these are the special cell which contain cilia which help in movement of sperm, ovum or zygote in fallopian tube. Nicotine and smoking distract these cilia and result in smoking can cause ectopic pregnancy. Most common cause of cilia damage in fallopian tube. Most common cause of cilia damage in fallopian tube is salping TB. Most common DOTS therapy. Ciliated columnar epithelial cell.
पेग सेल देयर आर सम नॉन सिलेटेड। पेग सेल जो होते हैं ये नॉन सिलेटेड सेल्स होते हैं, आर फाउंड बिटवीन द सिलेटेड cells called peg cell which secrete tubular fluid which provide nutrition to develop zygote till before the implantation। के पहले तक zygote को ना peg cell ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। और ये मतलब वहीं पर फैलोपियन ट्यूब में ही एक नॉन सिलेटेड सेल्स होते हैं जिसको अपन पेग सेल होते हैं बोलते हैं, जो ट्यूबुलर फ्लूइड या के थ्रू वो एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं ज़ाइगोट को। सैल्पिंगेक्टॉमी रहता है, रिमूवल, टॉमी लगा है ना तो रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब होगा। सैल्पिंजाइटिस जो होता है ये आइटिस लगा है तो इन्फ्लेमेशन रहेगा फैलोपियन ट्यूब का। और सैल्पिंगोस्टॉमी लगा है तो ये कुछ ओपनिंग करेंगे वहाँ पे। और रूबिन टेस्ट करते हैं किसके लिए, इनसफलेशन ट्यूबल और इनसफलेशन टेस्ट भी बोलते हैं रूबिन टेस्ट को। और यहाँ पे इट इज़ टेस्ट टू चेक द पेटेंसी ऑफ फैलोपियन ट्यूब, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ही यूज़ करते हैं इसमें। और टाइम कब करेंगे, प्री ओवुलेशन या बिफोर ओवुलेशन करते हैं टू चेक द पेटेंसी ऑफ फैलोपियन ट्यूब। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ होता है इसमें। एंड इनसफलेशन जो है, इनसफलेशन क्या है, रूबिन टेस्ट है या इनसफलेशन टेस्ट, और इन ट्यूबल है इनसफलेशन और ट्यूबल इनसफलेशन टेस्ट। ovary is the primary sex organ, so ovary is a primary sex organ which have ability to germ cell female only। ओवरी जैसे वहाँ यूट्रस में कैसे चलता है लेंथ विड्थ थिकनेस जो 7.55 2.5 चलता है, वैसे यहाँ पे लेंथ विड्थ थिकनेस कैसे चलेगी 3 to 1 चलेगी। जैसे 7.55 2. ऐसे ही चला था ना यूट्रस में 7.5 MTP के लिए हैं 24 और अबॉर्शन के लिए हैं 22। थिकनेस वही चला था पहले 7.5 5 एंड 2.5। और यहाँ वैसे ही ओवरी के सीन के केस में क्या सीन होगा 3 to 1 वाला, ठीक है। 3 लेंथ विड्थ थिकनेस जो है 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। एंड अब पार्ट में देखते हैं तो 20 वीक प्रेगनेंसी में इसमें फीटस एम्ब्रियो में 7 मिलियन या 7 मिलियन 70 लाख के आसपास ओवम्स होते हैं। बर्थ पे 2 मिलियन आ जाता है और फिर प्यूबर्टी पे 4 लाख को तक रह जाता है। ओवेरियन मेड्यूला है, ये आउटर ओवेरियन कॉर्टेक्स है। एक ओवेरियन मेड्यूला मतलब मेड्यूला में मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे पहले आता है फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज, जो कितने दिन का रहता है। इट स्टार्ट जस्ट आफ्टर द ब्लीडिंग फेज, और ये ब्लीडिंग फेज के बाद स्टार्ट होगा 6 to 14 डेज ऑफ, 6 से 14 दिन तक रहेगा ये।
On the 6th day of menses, hypothalamus release gonadotropin releasing hormone act on anterior pituitary releases anterior pituitary gland. So APG releases FSH act on immature. FSH जो होते हैं एक्ट करते हैं मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स पे, ओवरी पे, प्राइमरी फॉलिकल्स पे, प्राइमोडियल फॉलिकल्स पे एंड मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल then before then them follicle them in before ovulation. डेवलपिंग ओवम में डेवलपिंग जो ओवम है वो ये जो है ओवेरियन फॉलिकल और मैच्योर फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल पे एक्ट करता है और मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बना, देन ग्राफिन फॉलिकल जो होती है थिका इंटरनल लेयर रिलीजेस एस्ट्रोजन in hormone in response of FSH hormone. Then graphene follicle FSH just after 24 to 36 hours ovulation estrogen is peak. इस कंडीशन में जो है इक्वल होता है एफएसएच और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एस्ट्रोजन के, लेकिन जो 24 से 36 आवर्स जस्ट 24 to 36 hour before ovulation estrogen is at peak level and which peak level होने से decreases FSH level by negative feedback mechanism and increases promote release of LH hormone, LH surge. देखो एक ही टाइम पे क्या हो रहा है, FSH जो है दोनों इक्वल भी हो रहे हैं एस्ट्रोजन और FSH, लेकिन जब इसका लेवल जब पीक होता है एस्ट्रोजन का पीक होने से एस्ट्रोजन का लेवल पीक होने से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म चलती है जो कि क्या करती है, डिक्रीज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म चलती है और एफएसएच को डिक्रीज कर देती है. तो इसलिए यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला राइज होगा. ये एस्ट्रोजन जो है एफएसएच जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एस्ट्रोजन के, कि इसका जो पीक लेवल क्या कर रहा है, इसको इनहिबिट कर रहा है एस्ट्रोजन का पीक लेवल एफएसएच को. फिर यहाँ पे एस्ट्रोजन जो है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है एलएच के, लेकिन किस रिस्पॉन्स में हुआ, एस्ट्रोजन का लेवल पीक हुआ फिर पीक लेवल ने एफएसएच को इनहिबिट किया, उस केस में ये एलएच सर्ज हुआ. जस्ट एलएच सर्ज होता है जस्ट बिफोर 24 to 36 hours of ovulation. LH is all at peak level which promote ovulation, occurs just before the 14 days of next menses. 13th ये जो प्रोलिफरेटिव फेज या फिर जो फॉलिकुलर फेज है 6 to 14 डेज तक रहता है ये. तो 14th डे पे ओव्यूलेशन होगा. तो 13th डे पे क्या होता है, जस्ट बिफोर 24 आवर्स एलएच होता है ना, एस्ट्रोजन का लेवल पीक होता है और उसी टाइम पे ही एलएच सर्ज होता है. एंड एलएच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओव्यूलेशन. सो ओव्यूलेशन के टाइम पे है ना, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन बिफोर 24 आवर्स ऑफ ओव्यूलेशन या 13th डे पे एलएच सर्ज होगा, एलएच पीक पे रहेगा और एस्ट्रोजन भी पीक पे रहेगा.
और इस तरह से ये दोनों इक्वेशन सीन होगा आपको। ये वाला इक्वेशन भी आपको मिलेगा, FSH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस्ट्रोजन, फाइनली डिक्रीजेस द FSH एंड एस्ट्रोजन एंड इंक्रीज LH सर, एंड एस्ट्रोजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू FSH, और यहीं पर ये फॉर्मूला अराइज हो जाता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LH हार्मोन। ये किस फेज की बात हुई? फॉलिकुलर फेज, और 6 to 14 डेज की बात हो रही है, जस्ट आफ्टर द ब्लीडिंग फेज 6 to 14 डेज तक ये चलेगा। फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज में ये दोनों इक्वेशन सेम होगा। सेकेंड में आता है अब सिक्रेटरी या ल्यूटियल फेज, जिसमें ओव्यूलेशन होता है 14th डे पे। तो यहाँ पे ओव्यूलेशन जो हो रहा है वो उसमें से सेकेंडरी oocyte बोलते हैं। ओव्यूलेशन occur in a peritoneal or abdominal cavity by normal oozing process by the rupturing follicle and ovaries. Oozing process is the rupturing of Graafian follicle या फिर ओवरी अच्छा ओवरी का रप्चर प्रेशर 10 to 15 mm ऑफ Hg। यहाँ पर मित्तल्स मर्ज जो यहाँ पे साइन सीन होता है, और मित्तल्स मर्ज जो साइन है वो पेन ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन उसको बोलते हैं। ड्यू टू द सिक्रीशन बाय ग्राफियन फॉलिकल, ड्यू टू स्ट्रेचिंग बाय ग्राफियन फॉलिकल और ब्लीडिंग, वो पेन होता है ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन। और यहाँ पर अब ये ल्यूटियल फेज है जिसमें यही हुआ। ल्यूटियल फेज मतलब कैसे चलेगा ये? कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन बाय द LH, जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है। अब 14th डे पे क्या हुआ? 14th डे पे ओव्यूलेशन हो गया। ओव्यूलेशन होने के बाद सेकेंडरी ग्राफियन फॉलिकल से कॉर्पन फॉलिकल रप्चर हुआ, सेकेंडरी oocyte जो है बाहर आ गया 14th डे पे। उसके बाद अब जो ये रिमेनिंग पार्ट है ग्राफियन फॉलिकल का, वो जो होता है बना कॉर्पस ल्यूटियम। तो उसके बाद अभी ये ल्यूटियल फेज में होगी 15, जिसका जो पीरियड रहेगा 15 to 28 डे का टाइम रहेगा इसमें। तो ये जो रहता है कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन बाय द, अब ये LH हार्मोन जो, अब LH हार्मोन पीक पे था तो वो बना हुआ है, LH सर्ज हुआ है ना। तो LH हार्मोन जो ही मेंटेन करता है इसको कॉर्पस ल्यूटियम को, एंड सिक्रेट अ हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड लो अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम से फिर हाई अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट होता है और लो अमाउंट में होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन सिक्रेट हो रहा है बट वो लो अमाउंट में हो रहा है। तो यहाँ पर LH अब हाई अमाउंट में, वो भी पीक पे है, LH सर्ज चला है तो वो भी है अपने पीक लेवल पे, और यहाँ पे हाई अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट हो रहा है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपका बनेगा। पहले ये फॉर्मूला बना था ये वाला, अभी यहाँ पर सेकेंड जो ल्यूटियल फेज स्टार्ट हुआ है, ल्यूटियल या सिक्रेटरी फेज जो स्टार्ट हुआ है, उसमें ये वाला फॉर्मूला बनेगा। LH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोजेस्टेरॉन
प्रोजेस्टेरॉन का जो पीक लेवल है 21 टू 22 से फोर्थ डे को 21, 22, 21 और सेकेंड पे पीक रहता है, इसकी लेवल पीक रहता है प्रोजेस्टेरॉन का, पीक लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम। अब यहाँ पर जो है ये फॉर्मूला बना दिए, प्रोजेस्टेरॉन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, एलएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया प्रोजेस्टेरॉन के 21, 24 डे को। क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन जो है अपने पीक लेवल पे रहता है। देन प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीजेस द एलएच बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इफ एलएच डिक्रीजेस कॉर्पस एल्बिकेंस, कॉर्पस डिक्रीजेस, कॉर्पस ल्यूटियम डिसअपियर्स। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज अब बढ़ा हुआ है लेवल, तो उसके बाद ये 28th डे आते आते ही इसका लेवल डिक्रीज भी होना है, और डिक्रीज होगा किसके रिस्पॉन्स में, एलएच के रिस्पॉन्स में डिक्रीज होगा, एलएच बाय द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के रिस्पॉन्स में। तो यहाँ पर जो एलएच ये बन रहा था, एलएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोजेस्टेरॉन, तो यहाँ पर जो है ये फॉर्मूला अब राइज होगा। अब प्रोजेस्टेरॉन जो है ये एलएच के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एलएच कम हुआ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म चला एलएच का, यहाँ पर जो है अराउंड 21 to 24 डे ऑफ ल्यूटियल फेस प्रोजेस्टेरॉन एंड इनहिबिन, प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रेट हो रहा है, इनहिबिन जो है ओवरी से सिक्रेट हो रहा है, एंड एट पीक लेवल विच अब सप्रेसेस। अच्छा, ये इसका जो पीक लेवल है प्रोजेस्टेरॉन का वो सप्रेस करता है एलएच को, सो फाइनली डिक्रीज द एलएच, ये डिक्रीज हो जाता है। तो वहाँ से ये फॉर्मूला राइज हो रहा है, ये प्रोजेस्टेरॉन जो है इसके ये एलएच जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है प्रोजेस्टेरॉन के, है ना। किसी भी चीज़ का पीक लेवल जो है लेवल उसके एलएच को सप्रेस कर रहा है, सो फाइनली डिक्रीज एलएच सो डिसअपियर। अब एलएच डिक्रीज हो रहा है तो एलएच को कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर रहा था एलएच, तो एलएच हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम हो जाएगा डिसअपियर। अब कॉर्पस ल्यूटियम ही डिसअपियर हो जाएगा तो सो डिक्रीज प्रोजेस्टेरॉन भी डिसअपियर होगा, प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज हो जाएगा टिल 28 डेज तक। देन द फाइनली डिक्रीज द एफएसएच, एस्ट्रोजन, एलएच, प्रोजेस्टेरॉन, देन सभी चीज़ें डिक्रीज हो जाएंगी, उसके बाद ब्लीडिंग जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो वही चीज़ है, अगर ये अब यहाँ पे एक कंडीशन आएगी ना कि ये तो बात हुई जब वो सेकेंडरी साइड अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ उस केस की बात है, लेकिन इफ नॉट फर्टिलाइज देन यहाँ पे fertilization if not occurs, so next menstrual cycle is start, so finally decrease LH, decrease progesterone till 28 days, so next bleeding phase यहाँ पे start हो जाएगी। और यहाँ पे वही चीज़ है, और कॉर्पस ल्यूटियम जो कॉर्पस एल्बिकेंस पे कन्वर्ट हो जाएगा वाइट बॉडी में और डिजनरेट हो जाएगा, और कॉर्पस ल्यूटियम येलो बॉडी होती है, कॉर्पस एल्बिकेंस वाइट बॉडी में कन्वर्ट होकर वो डिसअपियर हो जाएगा। अगर यहाँ ये तो बात हुई फर्टिलाइजेशन इज नॉट अकर, अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ है ना, हो गया अकर, सो देम कॉर्पस ल्यूटियम इज मेंटेन, वो मेंटेन रहती है एलएच से, मेंटेन बाय द एलएच एंड बाय एचसीजी एंड secrete high amount of progesterone and low amount of estrogen which provide nutrition to developing fetus until the placenta formation 7 to 9 week, है ना। ये होने के बाद में
फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फिर क्या होता है कि LH कॉर्पस ल्यूटियम को LH मेंटेन करके रखा रहता है और हाई अमाउंट में ये जो है सिक्रेट होता है HCG हार्मोन, लो अमाउंट में एस्ट्रोजन होता है और ये डेवलपिंग फीटस को जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड मिलता रहता है, ठीक है, अनटिल द प्लेसेंटा जो है फॉर्म ना हो जाए तब तक 3 मंथ तक। देन यूट्राइन चेंजेस इन ब्लीडिंग फेज। इसके बाद ये तो अपन देखे पहले प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज, ये सेकेंड था सेक्रेटरी और ल्यूटियल फेज। अब ये चलेगा ब्लीडिंग फेज या कैटामीनिया मेंसेस, जो 1 से 5 दिन तक चलता है ब्लीडिंग फेज। यहाँ पे एक और चीज़ है कि 24 डे कॉर्पस ल्यूटियम डिस्ट्रॉय है, 24th डे इफ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर। 24 आवर्स लाइफ स्पैन ओवम का रहता है और स्पर्म का लाइफ स्पैन जो है वो 48 to 72 आवर्स रहता है। 24 आवर्स ओवम का रहता है एंड 48 टू 24 आवर्स ही ओवम का रहेगा, बाकी 48 to 72 आवर्स जो है स्पर्म का लाइफ स्पैन रहेगा। ब्लीडिंग फेज में क्या चलेगा, 1 से 5 दिन तक ये ड्यूरेशन रहेगा एंड बट अप टू 7 days नॉर्मल, एटलीस्ट 3 to 5 days, 7 डे तक नॉर्मल रहता है, एटलीस्ट 3 से 5 दिन तक ये डार्क रेड कलर में की ब्लीडिंग होती है। कंटेंट डेथ एंडोमेट्रियल सेल्स, म्यूकोसा, ब्लड, बैक्टीरिया एंड सम एंजाइम्स इन ब्लीडिंग फेज। और यूट्राइन बॉडी कैविटी, ये सारी चीज़ें भी होती है। मेंसेस ब्लड नॉट क्लॉट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिन एंजाइम की वजह से ये नहीं होता, ब्लड क्लॉट नहीं होता है, लॉस ड्यू टू प्लाज्मिन एंजाइम। और यहाँ पर ब्लड लॉस नॉर्मल अमाउंट में जो है 80 ml तक रहता है। ml तक ब्लड लॉस नॉर्मल अमाउंट में रहेगा। ब्लीडिंग बेसल बॉडी टेम्परेचर, सेक्रेटरी फेज, प्रोलिफरेटिव फेज। यहाँ पर एक चीज़ है कि इंक्रीज जस्ट आफ्टर द ओव्यूलेशन। ये है ना कि जो बेसल बॉडी टेम्परेचर होता है पहले इंक्रीज होता है, देन जस्ट आफ्टर डिक्रीज बेसल बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज, नहीं पहले कम होगा, देन इंक्रीजेस 0.5 to 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। पहले कम होगा उसके बाद बढ़ेगा।